हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्सिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए इंटीग्रेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। जो भी गाइडेंस रहेगा एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा। वन ऑन वन मेंटोरशिप के तहत आपके जितने भी डाउट हैं उनको कैटर किए जाएंगे। कम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल्स दिया जाएगा एज पर सिलेबस। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी बिफोर प्री एंड मेंस। वीकली टेस्ट रहेगा जिसका इवैल्यूएशन आपको क्विक एक दिन के अंदर मिल जाएगा। करेंट अफेयर्स की क्लासेस सुबह 7 to 9 कराई जाएंगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये क्लासेस जो है अवेलेबल रहेंगे हमारे ऐप एक्सिया एकेडमी। आंसर राइटिंग में भी फोकस दिया जाएगा। तो बैच की साइज़ है स्मॉल रहेगी 20 to 30, ताकि आपको पर्सनल अटेंशन दिया जा सके और आपका प्रिपरेशन बेटर हो। अगर आप रिमोट लोकेशन से घर से ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक्सिया एकेडमी जो ऐप प्ले स्टोर में उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अंदर जो स्टोर है, स्टोर में जाके हमारे कोर्सेज़ को अवेल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पेमेंट करने से पहले आपको एकेडमी में कॉल करना ज़रूरी रहेगा। तो कॉल करने के लिए जो नंबर है वो है 6002417488। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल है गवर्नमेंट प्लान्स गाइडलाइंस ऑन बुक्स बाय वेटरन्स। तो अभी ये जो मुद्दा है इसमें आपके जो एक्स आर्मी या फिर फॉर्मर जो आर्मी चीफ रहे हैं उनके द्वारा लिखी गई एक किताब को लेके जो एक इशू है वो आया है। तो इसमें स्पेशली अभी जो आपके गवर्नमेंट के बहुत टॉप नॉच पोजीशन में रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, आपके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो या मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो उनको काफ़ी ज़्यादा रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होता है और काफ़ी जो सीक्रेट चीज़ें हैं वो उनको पता रहती है। तो जब सर्विस में रहते हैं तो तब एज़ पर आर्टिकल 33 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें फंडामेंटल राइट्स मेंशन किया हुआ है। तो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 33 के तहत जो आपकी आर्म फोर्सेस में रहती है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में सर्व करती है, उनके ऊपर जो गवर्नमेंट है, वो रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। किसके ऊपर? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर। तो जब गवर्नमेंट सर्वेंट हम बन जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होती है, जिसको प्रोवाइड किया गया है अंडर आर्टिकल 19 सब प्लस 1 ए, वो रेस्ट्रिक्टेड रहता है। वो आप एक आम जनसाधारण की तरह या फिर सिविलियन की तरह जो है, पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऐसे आम साधारण के लिए भी आपकी रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस दी गई है अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज़ 2। लेकिन जो गवर्नमेंट में सर्व कर रहे हैं, उनके लिए रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा रहती है और उनके लिए अंडर सब क्लॉज़ 19 सब क्लॉज़ 2 के बजाय आर्टिकल 33 जो है, उसके तहत उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है और ये रेस्ट्रिक्शंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी इसमें एक मुद्दा ये निकला है कि जो भी आपके गवर्नमेंट में सर्व करते हैं, बहुत ज़्यादा ऊँचे ओहदे में रहते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा जो नॉलेज होता है वो रहता है। अभी जैसे मिलिट्री चीफ है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रहेगा अबाउट आवर गवर्नमेंट्स सीक्रेट्स। जो सीक्रेट्स क्या है, हमारी देश की इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी को मेंटेन रखने में काफ़ी ज़रूरी है। तो इसी के लिए क्या है कि आपकी जो गवर्नमेंट में जब सर्व करते हैं, तो उनको क्या है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत उनको वो जो भी आपकी डिटेल्स है वो साझा नहीं कर सकते हैं, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं इस एक्ट के तहत। ये तो है ही, सीक्रेट रहता है वो, प्लस आर्टिकल 33 भी रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। लेकिन अभी बात ये है कि जो आपकी रिटायरमेंट हो जाती है, उसके बाद क्या किया जाए? तो उसके लिए जो है, लॉ जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो उसको लेके अभी क्या है, जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो सीक्रेट है, जो टॉप सीक्रेट है, उसको किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इसीलिए क्या है, अभी ध्यान रखिएगा कि हम जब इस एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें अगर किसी चीज़ में लेके एक कंसर्न ये आया है कि आपकी जो सीक्रेट्स है कितनी रहनी चाहिए और जो सीक्रेट्स है वो क्या नेशनल इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, सोवरेनिटी के लिए थ्रेट बन सकती है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो वो क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19 सब क्लॉज़ 1 ए एंड आर्टिकल 33, तीनों चीज़ें जो है वो डिस्कशन में आई है। तो अभी अगर हम सर्विसेज़ रूल देखें, तो आर्मी रूल्स जो 1954 है, वो भी जो पर्सनल है,
आर्मी पर्सनल उनके कंडक्ट को दर्शाता है। तो 33 तो रेस्ट्रिक्ट करता ही है, फिर सर्विस रूल जो है वो भी रेस्ट्रिक्ट करती है। फिर अभी जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है उसको नो डाउट कि जब तक सर्विस में है तब तक लीक नहीं करेंगे या फिर उन कॉन्फिडेंशियलिटी सीक्रेट टॉप सीक्रेट को मेंटेन करना रहेगा। लेकिन सर्विस के बाद क्या किया जाए? तो वो चीज़ अभी इसमें उभर के आई है। तो वही चीज़ अभी इसमें कही गई है कि ए ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है वेयर मैन्युस्क्रिप्ट मस्ट हैव बीन वेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बिफोर इट सेंड टू अ पब्लिशर। तो अभी जब कोई आपकी जैसे कि कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स है, तो वो अगर कोई कुछ बातें लिख रहे हैं, अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं, तो वो साझा कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई सीक्रेट चीज़ें साझा नहीं होनी चाहिए, जिससे नेशन की जो इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी है सोवरेनिटी है, वो खतरे में आए। तो इसीलिए इसमें प्रायर परमिशन एंड सैंक्शंस की बात जो है, वो मेंशन की गई है। लेकिन इसके लिए क्या है, आपकी जो क्लियर एक गाइडलाइन होनी चाहिए, वो उसकी कमी है, जिसको रखना ज़रूरी है। तो वही इसमें मेंशन किया गया है। तो इसी में गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है कि द स्टेट आर्ग्यूज दैट द हाई रैंकिंग ऑफिशियल पॉजेस इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। तो जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल होते हैं उनके अंदर इंस्टीट्यूशनल मेमोरीज तो रह ही जाती है इवन आफ्टर रिटायरमेंट। और ये सब इंफॉर्मेशन अगर डिस्क्लोज करते हैं तो उससे या फिर ऑपरेशनल डिटेल्स अगर डिस्क्लोज करते हैं तो उससे क्या है, जो आपकी फॉरेन रिलेशन है या फिर करंट स्ट्रैटेजी है वो जियोपर्टाइज हो सकती है। तो अभी इसमें क्या है, वेटरन्स को, जो भी वेटरन्स है उनको ये ध्यान रखना है कि जो सीक्रेट चीज़ें हैं, ऑपरेशनल डिटेल्स है, वो साझा ना हो। तो इसमें जो रेगुलेटरी गैप हम मैंने ऑलरेडी बताया कि कोई सिंगल कंसोलिडेटेड लॉ नहीं है वेटरन के लिए। तो उसको लेके अभी क्या है, एक लीगल ग्रे एरिया देखा गया है। तो इसी ग्रे एरिया को लेके फ्रिक्शन आया है, जिसको हमें क्लोज़ली स्क्रूटिनाइज़ करना है। अभी जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, हिस्ट्री अगर देखें तो प्री इंडिपेंडेंस में ही आ गया था। तो ये तो स्पेशली क्या था, ब्रिटिश अपने जो वर्क्स थी, जो ऑफिशियल वर्क्स थी, उसको कंसील करना चाहती थी फ्रॉम कॉमन पीपल, ताकि नेशनल मूवमेंट को प्रिवेंट किया जा सके। 1947 के बाद गवर्नमेंट ने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को रिटेन किया। क्यों रिटेन किया? इसका भी रीज़न है, नेशनल इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, सोवरेनिटी को मेंटेन रखने के लिए। फिर अगर 1921 का अमेंडमेंट देखें सिविल सर्विसेज एक्ट में, तो उसमें पेंशन रूल्स जो है उसमें ये मेंशन किया गया है। तो ये जो अभी सिविल सर्विसेज के लिए स्पेशली मेंशन किया गया है, जो उनका पेंशन रूल्स है, कि आईएएस आईपीएस जो है उनको स्पेसिफिकली प्रोहिबिट किया गया है कि वो आपके विदाउट क्लियरेंस जो है चीज़ों को साझा ना करें। लेकिन अभी इसमें जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनके लिए क्या है, एक ग्रे एरिया देखा गया है, तो उसको दूर करना ज़रूरी है। ताकि वो जो भी इंस्टीट्यूशनल मेमोरीज़ है, उनको शेयर करें, लेकिन उनका जो शेयरिंग है वो आपके नेशनल इंटीग्रिटी को थ्रेट ना करे। उतना ही शेयर करें जितना लोगों को पता चलना चाहिए, जानना चाहिए। ओके, तो वही जो ग्रे एरिया है उसको फ़ील करना ज़रूरी है। तो अभी ध्यान रखिएगा, लॉजिकल एंड फिलॉसॉफिकल बेसिस से देखें, तो रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन वर्सेस एब्सोल्यूट लिबर्टी। तो अभी हार्म प्रिंसिपल जिसको जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया था, अगर फिलॉसॉफिकली देखें, तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने हार्म प्रिंसिपल में क्या कहा है कि एक पर्सन का राइट कितना तक रहना चाहिए, जब तक वो किसी और का राइट को हार्म नहीं करता है या फिर नेशन की सेफ्टी को चैलेंज नहीं। तो उतना तक हमें क्या है, अपनी लिबर्टी को हम एन्जॉय कर सकते हैं, और उससे बाहर गया तो उसमें रेस्ट्रिक्शंस लग सकती है। तो वही चीज़ इसमें क्या है, मेंशन की गई है, ध्यान रखिएगा। और अभी इसमें इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी के हिसाब से देखें, तो जो ऑफिसर है वो ग्रेटर देन है इंडिविजुअल। तो ऑफिसर, जब आप पास्ट में ऑफिशियल ड्यूटीज़ में रहे हैं, अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में काम की है, आपका एक ऑब्लिगेशंस रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार रिटायर होने के बाद जो ऑब्लिगेशंस है, जो एक मॉरल ऑब्लिगेशंस रहता है, वो नहीं रहेंगी। तो वही चीज़ इसमें मेंशन की गई है। तो इसलिए वे फॉरवर्ड में हम और कुछ लिख सकते हैं, जैसे सेकंड एआरसी है, उसने कहा था कि जो आपकी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होती है, उनको 20 टू 25 इयर्स का एक मतलब वैलिडिटी होना चाहिए, कि 20 टू 25 इयर्स बाद कोई भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को हम पब्लिक के सामने खोल के रख सकें। उस तरह का इंतज़ाम जो है वो करना चाहिए। एकदम हाइली ऐसी डॉक्यूमेंट्स है जिससे रिलेशन खराब हो सकती है, तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जा सकता है। तो अभी जैसे हम डिफरेंट नेशन को देखें, जो यूरोपियन डेवलप्ड नेशंस है, वो भी अपनी जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है, वो एक समय के बाद वो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स है उसको पब्लिक कर देती है।
फिर इसमें कहा गया है इंडिपेंडेंट वेटिंग कमिटी। तो अभी कौन से आपकी जो चीज़ें हैं उनको पब्लिश किया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसको गवर्नमेंट की बजाय क्या करना है, ज़रूरी है कि उसके लिए एक इंडिपेंडेंट कमिटी हो। जैसे रिटायर्ड जजेस हो उसमें या फिर रिटायर्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल्स हो, वैसे जो ऑफिशियल्स हैं वो होने चाहिए, ना कि गवर्नमेंट सीधा-सीधा होना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट अगर सीधा-सीधा होती है तो कोई ऑफिशियल ऐसा इन्फॉर्मेशन लीक या फिर पब्लिश करना चाहता है, जिससे पास्ट की गवर्नमेंट की पोल खुल सकती है। तो वैसे इन्फॉर्मेशंस को तो बाहर आना ही चाहिए, करप्शन के जो इन्फॉर्मेशन और एक क्लियर कैटेगराइजेशन जो है वो होना चाहिए कि क्या सेंसिटिव है, क्या नॉन सेंसिटिव है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, तो अभी सेंटर और स्टेट के बीच में हम रिलेशंस को देखते हैं और रिलेशंस को हम 3 हेडिंग्स में देखते हैं, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशन। और हम इन तीनों ही हेड में सेंटर स्टेट के बीच में क्या देख सकते हैं, एक तो कोऑपरेटिव रिलेशन देख सकते हैं, अगर सेंटर स्टेट में सेम पार्टी है, लेकिन अगर ऑपोजिशन पार्टी है, सेंटर में दूसरी रूलिंग पार्टी है और स्टेट में दूसरी ऑपोजिट रूलिंग पार्टी है, तो उससे क्या है सेंटर स्टेट के बीच में फ्रिक्शन होता है। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके डिफरेंट स्टेट्स जो है वो कंप्लेन करती आई है, फाइनेंशियल जो डिवोल्यूशन है उसको लेके। तो अभी सेंटर का क्या है, जो कमाई है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू स्टेट। तो अभी सेंटर का जो नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस होता है, तो जितने सेंटर के टैक्सेस कलेक्शन होते हैं, माइनस जो टैक्स कलेक्शन करने के लिए जो खर्चे होते हैं, उनको माइनस करके जो नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस होते हैं, उनको सेंटर को बाँटना पड़ता है विद द स्टेट। तो अभी जो आपकी डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट है, वो कंप्लेन कर रही है अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स का अमाउंट जो है वो घटा रही है धीरे-धीरे और जो सेस है, सरचार्ज है, वो बढ़ा रही है। तो सेस और सरचार्ज क्या होता है? ऐसे ऐसे लेवीज़ होते हैं या फिर ऐसे एडिशनल टैक्सेस होते हैं, जो आपके स्टेट के पास नहीं जाती है, सीधा-सीधा। सेंटर चाहे तो बाँट सकती है, नहीं भी बाँट सकती है। इट डिपेंड्स ऑन सेंटर। तो इसीलिए जो स्टेट है वो कह रही है कि जो टैक्स है टोटल नेट टैक्सेस होती है, उसको डिवोल्यूशन किया जाता है, स्टेट से बाँटा बाँटा जाता है नो डाउट, डिविजिबल किया जाता है नो डाउट। लेकिन जो आपकी डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस होती है उसमें सेस और सरचार्ज जो है वो नहीं आता है और सेंटर दिन-ब-दिन सेस और सरचार्ज बढ़ा रही है, बाकी टैक्सेस को मिनिमम लेवल पे रख रही है। तो उसको लेके एक जो आपकी कॉन्फ्लिक्ट है, फ्रिक्शन है वो देखा जाता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और जो सेस एंड सरचार्ज है वो सेंटर कैसे कलेक्ट कर सकती है? अंडर आर्टिकल 270 एंड 271 उनको पावर मिला है। तो सेस जो होता है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, जैसे एजुकेशन को अपलिफ्टमेंट करने के लिए एजुकेशन सेस, हेल्थ को अपलिफ्टमेंट करने के लिए हेल्थ सेस। सरचार्ज का कोई सीधा-सीधा मोटिव नहीं होता है। फाइनेंस कमीशन जो है वो बनाया जाता है आपकी 5 साल में एक बार। तो अभी 16 फाइनेंस कमीशन चल रहा है जिसको आर्टिकल 280 के तहत बनाया जाता है। और ये जो फाइनेंस कमीशन है यही सजेशन देती है कि नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस का कितना परसेंट किस तरीके से आपकी डिवोल्यूशन होनी है, डिविजिबल होनी है स्टेट के बीच में। और नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस से जो टोटल कलेक्टेड टैक्स है माइनस द कलेक्शन कॉस्ट। तो कलेक्शन कॉस्ट कितना कटेगा, उसके बाद क्या टैक्सेस रहेंगी वो निकाल के देता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो प्रोटेक्टर ऑफ पब्लिक पर्स है। तो अभी मेन आर्ग्यूमेंट यही है कि अभी जो ₹100 अगर कमाती है सेंटर तो उसे ₹41 जो है वो स्टेट को देती है, सभी स्टेट को। 41 जो रुपए है या फिर 41% कह लीजिए आप, तो वो देती है। तो अभी इसमें गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि हम पैसे आपको देंगे, जो आपका 41% बनता है वो देंगे और वो टोटल बनता है 25.44 लाख करोड़, तो वो दिया जाएगा। लेकिन स्टेट का क्या आर्ग्यूमेंट है? नो डाउट आप हमें 41% दे रहे हैं। पहले भी दे रहे थे, अभी भी दे रहे हैं। 14 फाइनेंस कमीशन से ये दिया जा रहा है, तो 14, 15, 16 41% जो है वो दिया जाएगा। लेकिन स्टेट का काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि जो सेस एंड सरचार्ज है वो दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है और टैक्स जो है वो घटता जा रहा है। तो इसीलिए सेंटर को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, स्टेट को कम मिल रहा है। तो वो चीज़ इसमें मेंशन की गई है। लेकिन सेंटर ये बोल रही है कि नो डाउट हम सेस लगा रहे हैं, एजुकेशन सेस, वो पैसा आपको टैक्स के डिविजिबल पूल में नहीं मिल रहा है, लेकिन जा तो आप ही के पास रहा है, हेल्थ के नाम पे हो या फिर एजुकेशन के नाम पे हो। तो अभी हिस्ट्री इसका अगर देखें, तो जो सेंटर स्टेट के बीच में टैक्स बाँटने का जो मामला है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया था, ब्रिटिशर्स के समय ही।
1951 में देखें तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन बना अंडर आर्टिकल 280। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है जिसको प्रेसिडेंट बनाती है हर 5 साल में, और ये कमीशन प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं कि कितना टैक्स जो है वो बढ़ना चाहिए। फिर 80th अमेंडमेंट हुआ था 2000 में, तो इसमें यही अमेंड किया गया कि जितने भी टैक्सेस होंगे सेंटर के वो स्टेट के साथ बाँटा जाएगा। 14 फाइनेंस कमीशन जो आया था उसने 13 तक 32% था। 14 फाइनेंस कमीशन ने इसको 42 कर दिया था। लेकिन 15 फाइनेंस कमीशन ने 42 ही रखा, मतलब इसको 41 क्यों किया? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को 2 भाग कर दिया गया था। तो उसके लिए 1% रख दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के लिए। तो देखा जाए तो ये भी यूनियन टेरिटरी को ही जा रहा है। 40 जो 1% है वो अभी जाती है। तो अगर स्टेट को देखें तो 41% आपको बोलना है। तो ये रहा पूरा मुद्दा। तो ध्यान रखिएगा, आ सकता है ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है इन एग्ज़ामिनेशन। तो कैप लगाया, अभी वे फॉरवर्ड में क्या है कि सेस में थोड़ा कैप लगना चाहिए या फिर सरचार्ज में, और बाकी टैक्सेस को बढ़ानी चाहिए ताकि स्टेट का जो डिमांड है वो फुलफिल हो, उनकी जो कंप्लेन है वो आपकी जो ग्रीवेंस है वो रिड्रेस हो। और जो सेस है उसको डिविजिबल पूल में भी डाल सकते हैं ताकि स्टेट का कंप्लेन ही खत्म हो जाए, और टाइमली जो पैसे है उसको रिलीज़ कर देना चाहिए। नेक्स्ट है वंदे मातरम टू बी प्लेड बिफोर नेशनल एंथम। तो हाल ही में वंदे मातरम का जो 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन है वो किया गया। तो उसी दौरान क्या है, ये डिस्कशन में आया कि जो वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है और हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन। तो जन गण मन के लिए क्या है, आपकी स्पेसिफिक रूल है, रेगुलेशंस है, और उसको गाया ही जन गण मन को गाया ही जाता है। लेकिन जो वंदे मातरम है उसका परफॉर्म करना ही है, ऐसा कोई मतलब हर प्रोग्राम में ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। उसी को उसी के बारे में ये आर्टिकल आया है कि वंदे मातरम एज़ वेल एज़ नेशनल एंथम दोनों को ही इक्वल फुटिंग में जो है आपकी जो रिस्पेक्ट है वो देनी चाहिए। तो पहले वंदे मातरम गाया जाए, उनके उसके बाद ही नेशनल एंथम जो है वो प्ले किया जाए। तो वही चीज़ इसमें मेंशन की गई है कि नेशनल, अभी इसमें देखिए नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम तो लिखा किसके द्वारा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था इन 1870। और इसको लेटर जो आनंदमठ नॉवल है, इसमें सन्यासी रेबिलियन के बारे में भी मेंशन किया गया है, उसमें मेंशन किया गया था। इन सभी फैक्ट, जो भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, सभी एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। फिर अगर नेशनल एंथम देखिए जन गण मन, कंपोज़ बाय रवींद्रनाथ टैगोर जी। तो रवींद्रनाथ टैगोर जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 नेशन का नेशनल एंथम लिखा है, अमर सोनार बांग्ला। तो लिखा है मतलब अमर सोनार बांग्ला पहले से ही था, बाद में जब बांग्लादेश देश बना तो उसने अमर सोनार बांग्ला को अपना नेशनल एंथम के तौर पे एक्सेप्ट किया, तब किया। तो अभी इसमें देखें तो हमारा नेशनल एंथम को नेशनल एंथम के हिसाब से अडॉप्ट किया बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 24th ऑफ जनवरी 1950। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो रेज़ोल्यूशन था 1950 में, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये कहा था कि वंदे मातरम और जन गण मन दोनों को इक्वली ऑनर किया जाएगा। प्रोटोकॉल एंड गाइडलाइन अगर देखें तो फॉर्मल सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो आपकी प्रोटोकॉल गाइडलाइन है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स निकालती है कि किस तरीके से जो डेकोरम है वो मेंटेन करनी है व्हाइल परफॉर्मिंग नेशनल सिंबल्स। तो स्टैंडिंग टू अटेंशन। तो अभी क्या है, जब नेशनल एंथम प्ले किया जाता है तो उसमें ये आपका डेकोरम मेंटेन करने के लिए हमें फॉर्मल ओकेजन्स में खड़े होना ही है, और नेशनल सॉन्ग में भी खड़ा होना ज़रूरी है। तो मेन आर्गुमेंट वही है कि इस रिस्पेक्ट को स्टैंडर्डाइज़ किया जाए फॉर नेशनल एंथम एज़ वेल एज़ फॉर नेशनल, और सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले वंदे मातरम उसके बाद जन गण मन। और कोड ऑफ कंडक्ट क्या रहेगा कि जो ओरिजिनल सॉन्ग है वो 3 मिनट 10 सेकंड में खत्म होता है, ऑफिशियल वर्ज़न जो है वो पहले गाया जाएगा और इसी समय के अंदर गाया जाएगा। एग्ज़म्पशन कहाँ दिया गया है? तो जब भी फॉर्मल प्रोग्राम होगा तो उसमें हमें प्रोसीजर को मेंटेन करते हुए, प्रैक्टिकैलिटी को मेंटेन करते हुए हमें खड़ा होना ज़रूरी है। लेकिन समझ लीजिए कि आप घर में मूवी देख रहे हैं, कोई रील बज गया, उसमें गाना आ गया, तो उसमें खड़ा नहीं होना है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। ओके, तो वही चीज़ इसमें मेंशन की गई है। तो ऑकेज़न फॉर यूज़ क्या होगा? तो वही आपकी जो जब भी जो नेशनल हमारे ओकेज़न्स है वो हो या फिर कोई ऑफ़िशियल सेरेमनीज़ हो, उसमें हमें ऑकेज़न ऑफ यूज़ जो है वो हमें मेंटेन करना होगा। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई है। तो दूसरा क्या है, पब्लिक वे फॉरवर्ड में हम लिख सकते हैं पब्लिक अवेयरनेस लाना ज़रूरी है, जुडिशियल क्लैरिटी लाना ज़रूरी है, और एक इंक्लूसिविटी जो है वो लानी ज़रूरी है।
नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग बजट। तो हाल ही में बजट आया, तो बजट में अभी हम क्या करते हैं, बजट को एक ही दिन में पढ़ के खत्म नहीं कर सकते। तो डेली बेसिस में कुछ ना कुछ न्यूज़ में आते रहेगा रिगार्डिंग बजट, तो उसी से हमें क्या करना है, चीज़ों को कवर करनी है, ताकि क्या हो, चीज़ें आपकी अ अ, जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है वो कवर हो जाए। तो अभी इसमें क्या है, बजट जो है हमारा इस साल का साइंस में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है। बजट गिव्स साइंस मिशन बिग फिगर्स, काफ़ी ज़्यादा पैसे एलोकेशन हुआ है। लेकिन जो कोर फंडिंग गैप है वो अभी भी पर्सिस्टेंट है। व्हाई इट इज़ पर्सिस्टेंट? तो ये हमारा सबसे अहम मुद्दा है। ये डिफरेंट चीज़ों में भी देखा जाता है कि जो बजट आउटले दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट, मतलब जो बजट एस्टीमेट होता है और जो रिवाइज़ एस्टीमेट होती है, उसमें ये चीज़ हम देख सकते हैं कि आपका जो अ, बजट एस्टीमेट है उससे का काफ़ी कम खर्च होता है। और जो कम खर्च है उसका एक रीज़न जो है वो क्या रीज़न है, वो हम हमें जानना ज़रूरी है। तो उसका एक रीज़न ये है कि जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है, कि बहुत सारा परमिशन ये वो रहता है जिससे रैट टेपिज़्म ज़्यादा रहती है, तो पैसे आपके अप टू जो मार्क है वहाँ तक खर्च नहीं हो पाता है, जिससे हम जो चाहते हैं, जो हमारा टारगेट है टू डेवलप और टू प्रोग्रेस इन पर्टिकुलर फील्ड, वो नहीं हो पाता है। तो अभी इसमें की टर्म्स को समझ लीजिए, तो यूनियन बजट को बजट के हिसाब से मेंशन नहीं किया है इन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एएफएस, अंडर आर्टिकल 112 प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है। बजट एस्टीमेट क्या है कि आपका कितना पैसा चाहिए, वो है एस्टीमेट। रिवाइज़ एस्टीमेट क्या है, ज़्यादा खर्चा हुआ है या कम खर्चा हुआ, वो है रिवाइज़ एस्टीमेट। तो अभी बायोफार्मा शक्ति क्या है, तो गवर्नमेंट का स्कीम है, मिशन है, जिसके तहत हमें इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग करनी है ऑफ बायोलॉजिक्स, जीन थेरेपी, वैक्सीन्स एटसेट्रा। तो पूछा जा सकता है बायोफार्मा शक्ति क्या है? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या है? तो एक सेंट्रलाइज़्ड बॉडी है जिसको क्रिएट किया गया है ताकि हम क्या कर सकें, रिसर्च को ज़्यादा फंडिंग कर सकें और एनकरेज कर सकें प्राइवेट पार्टिसिपेशन को। जीईआरडी क्या है? ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन आर-एन-डी, कि आर-एन-डी में हम कितने पैसे जो है वो खर्च करते हैं। फिर ट्रांसलेशन रिसर्च क्या है? द प्रोसेस ऑफ टर्निंग लैबोरेटरी डिस्कवरीज इनटू क्लिनिकल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो ट्रांसलेशन जो है, मतलब हमने जो भी रिसर्च किया है, अभी हम उसको इस्तेमाल ही अगर नहीं कर सकते हैं पर्टिकुलर फील्ड में, तो उस रिसर्च का क्या ही मतलब रह जाता है। तो वही चीज़ इसमें मेंशन की गई है। चलिए देखते हैं आगे। तो मेन आर्गुमेंट यही है कि जो फंडिंग है, उसमें गैप देखी जाती है। मिशन मोड जो है, हम अभी फंडिंग का गैप जो मैंने ऑलरेडी बताया कि एस्टीमेट जितना है उससे कम खर्चा हो जाता है। फिर मिशन मोड वर्सेस बेसिक साइंस। तो अभी अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जो है वो मिशन मोड में आ गई है कि हमें आपकी जो डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे लाइक कार्बन कैप्चर और क्वांटम मिशन, लेकिन बहुत चीज़ों में आपकी बेसिक साइंस में जैसे ब्लू स्काई रिसर्च में कम ध्यान दिया जा रहा है। फिर फ्लाइट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी, तो अभी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है आईआईटी, आईआईएससी वगैरह में, ये ज़्यादा अटेंशन मिलता है। स्टेट यूनिवर्सिटी वहाँ जहाँ 80% ऑफ इंडियन स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनको ध्यान ही नहीं दिया जाता है। तो जहाँ ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे ध्यान इक्वली दिया जाना ज़रूरी है। नो डाउट आईआईटी, आईआईएससी काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है, इनको ध्यान देना है। बाकी 80% जहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं, उसको भी ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। फिर जो आपकी गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट सेक्टर का जो आर-एन-डी है, वो हिस्टोरिकली काफ़ी कम है। उसमें भी गवर्नमेंट को क्या है, उनको सहूलियत देनी, जो रेंटेपिज़्म का आपका हर्डल है उसको दूर करना ज़रूरी है। बाकी हिस्टोरिकली देखें तो प्री इंडिपेंडेंस में सीवी रमन्ना जी, जेसी बोस जी ने काफ़ी जो कोशिश है वो की है साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने के लिए। नेहरूवियन एरा में अगर देखें तो आईआईटीज़, सीएसआईआर लैब्स हो, इसरो हो, ये सभी चीज़ें बनी। 1890 में देखें तो आपकी स्पेस डिफेंस न्यूक्लियर रिसर्च में और गवर्नमेंट जो है आगे बढ़ी बिकॉज़ ऑफ लिबरलाइजेशन इन 1991। और 2010 के बाद में देखें तो मिशन मोड प्रोजेक्ट को लिया जा रहा है। 2020 में देखें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या फिर 2023 में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हो, ये हम देख सकते हैं। तो अभी करना क्या है, वे फॉरवर्ड में रेड टेपिज्म को हटाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लानी है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट पूरा देना ज़रूरी है। प्राइवेट सेक्टर को आर-एन-डी के लिए इंसेंटिवाइज़ करना ज़रूरी है। तो वो ध्यान रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम इलेक्शंस इन बांग्लादेश लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर। तो इलेक्शन जो हुई बांग्लादेश में, उसमें ये देखा गया कि जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, उसने इलेक्शन जो है वो जीता और अवामी लीग को तो बैन ही करके रख दिया गया था। तो पूरा मुद्दा था कि जो आपका 2025 में जो ज़ेंजी प्रोटेस्ट हुआ था, या फिर आप कह लीजिए कि
जो प्रोटेस्ट हुई थी अगेंस्ट अवामी लीग लेड बाय शेख हसीना। उसके बाद शेख हसीना जी का देश से निष्कासित हो गया और इंडिया में अभी है। तो अभी इसमें अगर हम देखें तो जो इलेक्शन हुआ है उसमें बीएनपी को तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इलेक्शन जीता और अवामी लीग को बैन कर दिया गया। तो अभी इसमें मेन बात क्या है कि जो आपकी बांग्लादेश है, उसका जो लेजिस्लेचर है, उसको क्या कहा जाता है? जातीय संसद। या हमारे देश में पार्लियामेंट कहा जाता है। तो एक ही पार्लियामेंट का एक ही हाउस है वहाँ पे जातीय संसद का, जहाँ पे 300 डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स है। बाइकैमेरल लेजिस्लेशन मतलब 2 हाउस होना, जैसे इंडिया में है लोकसभा, राज्यसभा। इंटरिम गवर्नमेंट क्या है? जो एक टेम्परेरी टाइम के लिए है, जो आपके प्रोटेस्ट के बाद मोहम्मद यूनुस ने लेड किया है। एंटी टेररिज्म एक्ट देखें तो ये एक्ट लाया गया तो जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, स्पेशली अवामी लीग को इसमें टारगेट किया गया। फिर मेन आर्गुमेंट एंड सब्स्टेंटिव पार्ट अगर देखें तो ज़रूरी क्या है कि जुलाई चार्टर जो आया था प्रोटेस्ट के बाद, तो उसमें जो रिफॉर्म मैंडेट्स लाई गई है, उनको लाना ज़रूरी है। और जो एक पावर वैकम देखा गया था, उसके बाद अभी इलेक्शन के बाद बीएनपी आई है, तो पावर वैकम जो है वो दूर हो गया है। फिर ज़रूरी है कि रेफरेंडम को लाया जाए। रेफरेंडम मतलब जो जुलाई चार्टर है, उसको लाके इंस्टीट्यूशंस को और आपकी ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल बनाई जाए। और इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए? तो स्पेशली हमें क्या है, जो बीएनपी पार्टी आई है, उनके साथ हमें ये एक्सप्लोर करना चाहिए कि हम किस तरीके से जो अपना रिलेशन है, उसको मेंटेन रख सकते हैं, ताकि हम इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सिक्योरिटी वाइज़, डिप्लोमैटिक वाइज़ हमें हमारा नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल हो। बाकी हिस्टोरिकली देखें 71 में लिबरेशन वार हुआ था। शेख मुजीबुर रहमान के तहत, उनके लीडरशिप के तहत डेमोक्रेसी आई थी। फिर एक एरा ऑफ टर्मॉइल आया था और उसी में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और अवामी लीग को हम देख सकते हैं। 2019-24 तक अगर देखें तो एएल मतलब अवामी लीग का काफ़ी डोमिनेंस था। तो अवामी लीग के लीडरशिप में अंडर शेख हसीना काफ़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, नो डाउट। लेकिन जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है वो आपका कम हुआ, ऐसा एलिगेशंस है बाय दी बांग्लादेशी प्रोटेस्टर्स। जुलाई रेवोल्यूशन देखें तो इसी के लिए रेवोल्यूशन हुआ था कि ऑटोनॉमी जो है वो नहीं है और गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम है। प्रेज़ेंट अभी अगर देखें तो जनरल इलेक्शन हुआ है जिसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने जो है इलेक्शन जीता है। तो अभी क्या करनी है, इंक्लूसिव डायलॉग होना ज़रूरी है, इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी मेंटेन करनी ज़रूरी है और हमारे लिए हमें प्रैग्मैटिकली डिप्लोमेसी को देखना ज़रूरी है। तो बियॉन्ड शेख हसीना हमें देखना ज़रूरी है ताकि हम अपने रिलेशन को स्ट्रेन ना करें। नहीं तो बांग्लादेश जो है वो अगर पाकिस्तान के साथ क्लोज़ टाई बनाता है और चाइना के साथ ज़्यादा क्लोज़ टाई बनाता है, तो उससे हमें जो दिक्कत है वो हमारी दिक्कत बढ़ सकती है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। तो वही चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो भी चीज़ें ट्रांज़िशन में है, न्यूज़पेपर में है, इट कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल these थिंग्स। कुछ अगर डाउट रहता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। तो थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस।